आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आपका अपना यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल लाइन्स में। लोक प्रशासन के सीरीज का आज ये 22वें नंबर का वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग लगभग कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो टीजीटी पीजीटी सहित स्नातक के पंचम सेमेस्टर के छात्रों के लिए विशेष उपयोगी होगा। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, केस पद्धति किस देश की देन है। देखिए, दिया है कि केस पद्धति किस देश की देन है। दिया है अमेरिका, भारत, इंग्लैंड और फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका। देखिए, केस पद्धति अमेरिका की जो देन है, ये अमेरिकी प्रशासन में केस पद्धति का विकास जो है वो 1930 के आसपास में माना जाता है। इस विशेष परिस्थिति में प्रशासक द्वारा निर्णय निर्माण करने के लिए हुआ। केस पद्धति निर्णय निर्माण करने वाले प्रशासक के निर्णयन, व्यवहार तथा उसको प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों पर विशेष बल देता है। वर्तमान समय में यह पद्धति लोक प्रशासन के अध्ययन और अध्यापन का अस्थायी साधन बन गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इनमें से किसने पोस्टकॉर्प का सिद्धांत दिया। इनमें से किसने पोस्टकॉर्प सिद्धांत दिया। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, कई बार ये रिपीट आया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन हेनरी फ्योल है, बी है लूथर गुलिक, रैंसिस लाजीट और एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लूथर गुलिक। नेक्स्ट है, लूथर गुलिक ने संगठन के सिद्धांतों को पोस्टकॉर्प शब्द में अभिव्यक्त किया है। इनमें CO का तात्पर्य है। पोस्टकॉर्प में जो यहाँ पे दिया है CO, देखिए यहाँ पे दिया है CO। CO का तात्पर्य क्या है? कॉरपोरेशन, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन से या फिर कंपनी से। इसका सही उत्तर हो जाएगा कोऑर्डिनेशन से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिया है पोस्टकॉर्प दृष्टिकोण की आलोचना निम्न में से किसने की। देखिए, ये आलोचना है, तो जो पोस्टकॉर्प है इसकी आलोचना किसने किया है। हेनरी फ्योल है, लेविस मेरियम है और उर्विक है। तो डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, लेविस मेरियम के अनुसार जो है पोस्टकॉर्प सिद्धांत अत्यंत स्वेच्छाचारी, काल्पनिक व संकुचित है। इस तरीके से इन्होंने आलोचना किया था। इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओ और एम संबंधित है। ओ और एम संबंधित है। देखिए, इसमें ओ और एम संबंधित है संगठन और पद्धति से, ओम से संगठन और प्रबंधन से, संगठन और कार्यालय का प्रबंध। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए संगठन और पद्धति से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, ओ तथा एम अंग्रेजी भाषा के ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड, इसको बोला था ऑर्गेनाइजेशन एंड इसको मेथड बोला जाता है। ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड का संक्षिप्त अक्षर है। इसे हिंदी में संगठन में प्रणाली अथवा पद्धति कहते हैं। भारत तथा ब्रिटेन में ओ एंड एम का यही अर्थ लिया जाता है, जबकि अमेरिका में कभी कभी इसे विस्तृत अर्थ में अर्थ लिया जाता है। वहाँ इसे संगठन तथा प्रबंधन के रूप में लिया जाता है। भारत में केंद्रीय ओ एम और डिवीजन 1954 में स्थापित की गई थी। ये कब स्थापित की गई थी? तो 1954 में। भारत में कब स्थापित की गई थी? 1954 में स्थापित की गई थी और इसको मंत्रिमंडलीय सचिवालय में स्थान दिया गया है। इस समय प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग प्रशासनिक सुधार तथा संगठन एवं प्रणाली के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। क्या है? भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन को अध्ययन विषय के रूप में प्रारंभ करने का श्रेय किसे प्राप्त है। लोक प्रशासन को एक अध्ययन विषय के रूप में प्रारंभ करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो सबको पता है। देखिए, एल डी वाइट दिया है, बिलोवी है, मेरी पार्कर फलेट और वुड्रो विल्सन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वुड्रो विल्सन। ऑप्शन यस डी सही हो जाएगा। देखिए, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में
जो यूएसए में हुआ था ना, संयुक्त राज्य अमेरिका में, कब हुआ था? 1887 में, 1887 में हुआ था। वुडरो विल्सन जो उस समय प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में क्या थे? राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर थे, लोक प्रशासन के जनक माने जाते हैं। उन्होंने अपने लेख प्रशासन का अध्ययन अर्थात द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लिखा, जो 1887 में प्रकाशित हुआ था, और इस पुस्तक के माध्यम से ही राजनीति व प्रशासन को अलग अलग बताया गया। वुडरो विल्सन एक तो लोक प्रशासन के जनक माने जाते हैं, दूसरे वे राजनीति और प्रशासन के पृथक्करण के विश्वास रखते हैं। वुडरो विल्सन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन में लोक शब्द का तात्पर्य है। लोक प्रशासन में जो ये लोक शब्द है इसका क्या तात्पर्य है? जनता, समाज, कार्यपालिका या फिर सरकार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जनता से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, लोक प्रशासन में लोक शब्द सार्वजनिक या फिर सार्वजनिक का सूचक है तथा यह आम जनता के लिए प्रशासन के द्वारा खोलता है, अर्थात जो प्रशासन आम लोगों के लिए है वह लोक प्रशासन है। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन पर न्यायालय के नियंत्रण की दशा कौन सी है? लोक प्रशासन पर न्यायालय के नियंत्रण की दशा कौन सी है? ए है अधिकार क्षेत्र का अभाव, बी है विवेक का अनुचित प्रयोग, सी है प्रक्रिया संबंधी त्रुटि, और डी है इनमें से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। देखिए, लोक प्रशासन पर न्यायालय निम्नलिखित दशाओं में हस्तक्षेप कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं, जैसे कि अधिकारों या फिर सत्ता का दुरुपयोग, अधिकार क्षेत्र का अभाव, वैधानिक त्रुटि, तथ्य शोधन या जांच में दोष एवं प्रक्रिया संबंधी दोष। इस पर क्या करता है? न्यायालय के नियंत्रण की दशा हो सकती है। नेक्स्ट है, नवीन लोक प्रशासन के उदय एवं विकास में कौन सी घटना सहायक है? जो नवीन लोक प्रशासन है उसमें उदय एवं विकास में कौन सी घटना सहायक है? देखिए, दिया है सार्वजनिक सेवाओं संबंधी उच्च शिक्षा पर हनी प्रतिवेदन, जो 1967 में हुआ था। देखिए, मुन्नो ब्रुक सम्मेलन जो 1968 में हुआ था। ड्वाइट वाल्ड द्वारा संपादित पुस्तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस 1971 में हुआ था। और डी है उपयुक्त में से सभी या फिर उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, नवीन लोक प्रशासन के उदय एवं विकास में सार्वजनिक सेवाओं संबंधी उच्च शिक्षा पर हनी प्रतिवेदन 1967, मिन्नो ब्रुक सम्मेलन 1968 तथा ड्वाइट वाल्डो द्वारा संपादित पुस्तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस 1971 विशेष रूप से सहायक हुए। ये तीनों ऊपर के तीनों सब सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, 1968 का मिन्नो ब्रुक सम्मेलन संबंधित है। 1968 का मिन्नो ब्रुक सम्मेलन संबंधित है। ए है लोक प्रशासन से, बी है नवीन लोक प्रशासन, हाँ, सी है निजी प्रशासन से, और डी है संगठन से। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवीन लोक प्रशासन से। वर्ष 1968 में मिन्नो ब्रुक सम्मेलन के पश्चात लोक प्रशासन के क्षेत्र में भी नवीन विचारों का सूत्रपात हुआ और इन विचारों को नवीन लोक प्रशासन की संज्ञा दी गई है। वर्ष 1971 में फ्रैंक मैरिनी 1971 में फ्रैंक मैरिनी द्वारा संपादित एक पुस्तक नवीन लोक प्रशासन की दिशाएं मिन्नो ब्रुक परिप्रेक्ष्य के प्रकाशन के साथ ही नवीन लोक प्रशासन को मान्यता प्राप्त हुई है। अगला है, नवीन लोक प्रशासन मुख्यतः संबंध है। नवीन लोक प्रशासन मुख्यतः संबंध है। ए है विकासशील देशों की प्रशासनिक व्यवस्था से, बी है प्रशासनिक व्यवस्था की उत्पादकता से, सी है प्रशासनिक व्यवस्था के अधिकारी तंत्रीकरण से, और डी है लोक प्रशासन के मानवीय अभिमुखन से। इसका उत्तर हो जाएगा लोक प्रशासन के मानवीय अभिमुखन से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। देखिए, लोक प्रशासन के शास्त्रीय मूल्य दक्षता, मितव्यता, उत्पादकता एवं केंद्रीकरण रहे हैं। वही नवीन लोक प्रशासन मानववाद, विकेंद्रीकरण, प्रत्यायोजन, बहुलवाद, व्यक्तिगत वृद्धि, वैयक्तिक गरिमा आदि का समर्थन करता है। नवीन लोक प्रशासन मूल्य तटस्थता अस्वीकार करता है। वह नागरिक सहभागिता, अधिकारी तंत्र पर नियंत्रण और नौकरशाही के उत्तरदायित्व का समर्थन करता है। अगला है, भारत जैसे विकासशील समाज में लोक प्रशासन की प्रत्यक्ष भूमिका निम्नलिखित में से कौन सी है? देखिए, राजस्व जुटाना,
विधि और व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण और सहभागितापूर्ण प्रबंधन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विधि और व्यवस्था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, भारत जैसे विकासशील समाज में लोक प्रशासन की प्रत्यक्ष भूमिका विकास से संबंधित और उन्नति संबंधी कार्यों के लिए विधि एवं व्यवस्था से समन्वित पारंपरिक प्रशासन की है। विधि एवं व्यवस्था इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो भारत में जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना किस रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर हुई है? यह है गोरेवाला रिपोर्ट, संथानम रिपोर्ट, एपलवी रिपोर्ट और आयंगर रिपोर्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एपलवी रिपोर्ट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, लगभग 1953 में लोक प्रशासन के प्रबुद्ध अमेरिकी विद्वान जो थे वो डीन पॉल एपलवी ने भारतीय लोक सेवा के संदर्भ में अपनी अनुशंसाएं भारत सरकार को सौंपी। उनकी अनुशंसा के अनुसार 1954 में ही नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की गई। अगला है, भारत में एपलवी समिति की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित सुधार करने के लिए, क्या सुधार करने के लिए? कैबिनेट प्रणाली, केंद्र राज्य संबंध, आंग्ल भारतीयों हेतु विशेष प्रावधान या फिर भारतीय प्रशासन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय प्रशासन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय प्रशासन। अगला है, किसकी देखरेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम करता है? दिल्ली में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम करता है। किसकी देखरेख में? जिलाधीश, पुलिस कप्तान, राज्य के गृह मंत्री या फिर मुख्यमंत्री। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, जिलाधीश। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा जिलाधीश। देखिए, जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना जिलाधीश का कर्तव्य होता है। जिलाधीश के अन्य संबंधित कर्तव्य है पुलिस और जेलों का पर्यवेक्षण, अधीनस्थ कार्यकारी मजिस्ट्रेट का पद का पर्यवेक्षण, दंड प्रक्रिया संहिता के निवारण खंड के अंतर्गत मामलों की सुनवाई आदि। ये सब किसके कार्य हैं? जिलाधीश के कार्य होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत में कलेक्टर के पद सृजन किया था? भारत में कलेक्टर का पद सृजन किया था, कौन किया था? डलहौजी, कर्जन, वारेन हेस्टिंग और रिपन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। देखिए, भारत में कलेक्टर पद का सृजन लगभग ये 1772 में वारेन हेस्टिंग ने किया था। भारत में जिला प्रशासन ब्रिटिश राज की देन है। देखिए, 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय सिविल सेवा का गठन किया गया और लोक सेवाओं का जो स्वरूप हमें विदेशियों से उत्तराधिकार स्वरूप प्राप्त हुआ वो विदेशी शासन की स्वस्थ और प्रशंसनीय व्यवस्थाओं में से एक था। अगला है, नौकरशाही की बढ़ती शक्तियों को निम्नलिखित में से किस लेखक ने नए प्रकार के अधिनायकवाद की संज्ञा दी है? ए है लॉर्ड हेवार्ट, बी है रैमजे म्योर, सी हेराल्ड लास्की और डी है सर विलियम बेवरिज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड हेवार्ट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, लॉर्ड हेवार्ट ने वर्ष 1929 में प्रकाशित अपनी पुस्तक दी न्यू डेस्पोटिज्म, इसको कहा जाता है नई तानाशाही, में नौकरशाही की बढ़ती शक्तियों को नए प्रकार से अधिनायकवाद की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट है, एक्स और वाई सिद्धांत का संबंध है। एक्स और वाई सिद्धांत का संबंध है, यह है डगलस मैकग्रेगर के वित्तीय प्रबंध सिद्धांत से, बी है गुलिक के शासन द्वैतवाद से, सी अब्राहम मैस्लो के पुरस्कार दंड सिद्धांत से और डी है डगलस मैकग्रेगर के सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
XY सिद्धांत का संबंध डगलस मैकग्रेगर के सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम से है। यह सिद्धांत द्वि ह्यूमन साइट ऑफ इंटरप्राइज में 1960 में प्रकाशित हुआ। ये कब हुआ था? तो 1960 में प्रकाशित हुआ था। अगला है, किसने इस बात पर जोर दिया कि नौकरशाही एक स्वतंत्र अस्तित्व है और समाज चाहे पूंजीवादी हो या समाजवादी हो बनी रहेगी? ए है मैक्स वेबर, बी है कार्ल मार्क्स और सी है साइमन, डी है लियो ट्रॉट्स्की। इसका उत्तर हो जाएगा मैक्स वेबर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, नौकरशाही एक स्वतंत्र अस्तित्व है और समाज चाहे पूंजीवादी हो या समाजवादी हो बनी रहेगी, यह चिंतन मैक्स वेबर का है। वेबर के सूत्रीकरण में नौकरशाही को लोक सेवा के साथ नहीं मिलाया जाता। इसका अर्थ सामूहिक गतिविधियों के तर्क संगतिकरण की समाजशास्त्रीय अवधारणा है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही के अपने सूत्रीकरण को आदर्श प्रकार कहा है। नेक्स्ट है अगला, इनमें से किसने नौकरशाही की परिभाषा दी है? इनमें से किसने नौकरशाही की परिभाषा दी है? तो अभी हम लोग देखें मैक्स वेबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा का एक अत्यधिक लोकप्रिय सिद्धांत है। अभिप्रेरणा का एक अत्यधिक लोकप्रिय सिद्धांत है। दिया है ए कीथ डेविस का सिद्धांत, बी है मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत, सी है फ्रेडरिक टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत और डी है मैकफायरलैंड का सिद्धांत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभिप्रेरणा का अत्यधिक लोकप्रिय सिद्धांत क्या हो जाएगा? मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत। देखिए, वर्ष 1938 में, लगभग 1938 में अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरणा अर्थात मोटिवेशन शब्द का आधुनिक अर्थ प्रस्तुत किया था। मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत अभिप्रेरणा का एक लोकप्रिय सिद्धांत है, जो यह वर्ष 1943 में यानी कि 43 में मैस्लो ने अपने एक लेख में ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन के द्वारा यह सिद्ध किया कि मनुष्य की आवश्यकता अनंत है, अतः उसे एक साथ संतुष्ट नहीं किया जा सकता। अगला है, भारत में योजना आयोग और रेलवे को प्रमुख तौर पर क्रमशः क्या माना जाएगा? ए है वित्तीय और संचार संस्था, बी है पूर्ण और अपूर्ण स्टाफ, सी है स्टाफ और सूत्र संस्था और डी है पूर्ण और अपूर्ण सूत्र संस्था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टाफ और सूत्र संस्था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, भारत के योजना आयोग और रेलवे को क्रमशः स्टाफ और सूत्र संस्था अर्थात सूत्र अभिकरण माना जाता है। मुख्य कार्यपालिका को सहायक तथा परामर्श उपलब्ध कराने के संबंध में दो प्रकार के प्रशासनिक अभिकरण कार्य करते हैं। कौन है? एक सूत्र अभिकरण जिसे लाइन एजेंसी कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाएगा? लाइन एजेंसी। और दूसरा स्टाफ अभिकरण, इसे स्टाफ एजेंसी कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का स्टाफ अभिकरण नहीं है? कौन सा भारत का स्टाफ अभिकरण नहीं है? मंत्रिमंडलीय सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, योजना आयोग और रेलवे मंत्रालय अर्थात रेल मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये क्या है? स्टाफ अभिकरण नहीं है, बल्कि ये रेलवे को क्या कहा जाता है? सूत्र अभिकरण। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था लोक शिकायतों से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था लोक शिकायतों से संबंधित नहीं है? यहाँ पे कह रहा है कि नहीं है। ये है योजना आयोग, लोकायुक्त, उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय और उच्चतर न्यायालय। देखिए, उच्चतम न्यायालय और उच्चतर न्यायालय, इसको उच्च न्यायालय कहा जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे ये भी लोक शिकायतों को सुनता है, ये भी लोक शिकायतों को सुनता है, ये भी लोक शिकायतों, ये लोक शिकायतों को नहीं सुनता है। तो इसका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, योजना आयोग देश के विकास हेतु योजनाओं का निर्माण करने वाली संस्था है। यह लोक शिकायतों से संबंधित संस्था नहीं है। योजना आयोग एक संविधानेतर एवं असंवैधानिक निकाय थी, जिसकी स्थापना 1950 में की गई थी और 2015 में से समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन संगठन का आधार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संगठन का आधार नहीं है? देखिए दिया है उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब एक होता है पर्पज, फिर प्रक्रिया अर्थात प्रोसेस, फिर व्यक्ति अर्थात पर्सन, और योजना के अर्थात जिसको बोला जाता है प्लान। देखो प्लान ये नहीं है, क्योंकि हम लोग सुने ना 4P में ये योजना नहीं आता है, क्योंकि 4P में क्या आता है? उद्देश्य आता है, प्रक्रिया आता है, व्यक्ति आता है और एक स्थान आता है, अर्थात पैलेस आएगा, एक पैलेस आएगा। तो इसका डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए समानता विभागों को संगठित करने के जो 4 मुख्य आधार स्वीकार किए गए थे उसे कार्य अथवा उद्देश्य अर्थात पर्पज, प्रक्रिया अर्थात प्रोसेस, व्यक्ति अर्थात पर्सन और क्षेत्र या प्रदेश अर्थात पैलेस कहा जाता है। लूथर गुलिक ने कहा है कि 4P अर्थात 4P जो है वो पर्पज, प्रोसेस, पर्सन और पैलेस विभागीय संगठन के क्या है? ये आधार हैं। नेक्स्ट है भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने किस संगठन का स्थान लिया है? भारत में जो एक प्रतिस्पर्धा आयोग था जिसका नाम था CCI ने है, उसका नाम CCI है, उस किस संगठन का स्थान लिया है? प्रतिस्पर्धा नियंत्रण प्राधिकरण CCA, भी है एकाधिकार नियंत्रण परिषद MCC, और भारतीय मुक्त व्यापार अधिकरण IFTA, और डी है एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग IMRTPC का। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी अर्थात एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग MRTPC का। देखिए भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग MRTPC का स्थान लिया है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के द्वारा एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 को निरस्त करके लगभग 14 अक्टूबर 2003 को ये प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया और 2009 से पूर्णतः कार्य करने लगा। कब से कार्य करने लगा? 2009 से। नेक्स्ट है दिया नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? कई बार रिपीट प्रश्न है। विंसेंट डी गॉर्ने, हेराल्ड लॉस्की, मार्क्स और मैक्स वेबर। तो नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था विंसेंट डी गॉर्ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही। हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही देखिए तानाशाही की कीमत है, बी है संसदीय जनतंत्र का मूल्य है, सी है राजतंत्र की कीमत है, डी है संघवाद की कीमत है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसदीय जनतंत्र का मूल्य है। हर्बर्ट मॉरिसन जो है 3 जनवरी 1888 से लगभग ये 1965 तक एक ब्रिटिश श्रमिक नेता थे। उन्होंने अपने जीवन काल में ब्रिटिश कैबिनेट में गृह सचिव, विदेश सचिव तथा उप प्रधानमंत्री के पदों को सुशोभित किया। उनके विचार में नौकरशाही संसदीय जनतंत्र का मूल्य है। उनके अनुसार कितना संसदीय जनतंत्र का मूल्य है कौन? नौकरशाही। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही को विवेकपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में चित्रित किया है? नौकरशाही को विवेकपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में चित्रित किया कौन है? पेरेटो है, FM मार्क्स, मैक्स वेबर और बेंथम। इसका सही उत्तर हो जाएगा मैक्स वेबर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मैक्स वेबर ने नौकरशाही को विवेकपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में चित्रित किया। उन्होंने प्राधिकार अर्थात नौकरशाही के 3 रूप बताए, पारंपरिक सत्ता, करिश्माई सत्ता और कानूनी सत्ता। सबको पता है पारंपरिक सत्ता, कानूनी सत्ता, करिश्माई सत्ता। इनमें से तीसरा प्राधिकार जिसे विवेकपूर्ण विधिक सत्ता से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने अधिकारी तंत्र नौकरशाही को विवेकपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में चित्रित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ये रिपीट प्रश्न है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मैक्स वेबर। अगला है मैक्स वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सी नौकरशाही की विशेषता नहीं है? मैक्स वेबर के अनुसार देखिए मैक्स वेबर के ही अनुसार नौकरशाही की विशेषता नहीं है। क्या? श्रम विभाजन, प्रतिबद्धता, पदसोपान और निष्पक्षता। इसका सही उत्तर हो जाएगा
प्रतिबद्धता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वेबर ने नौकरशाही सूत्रीकरण के संरचनात्मक गुणों तथा व्यवहारगत गुणों का बनने वाला एक समूह है, जिसमें प्रथम में शामिल है कार्य, विभाजन, पदानुक्रम, नियमों की व्यवस्था, भूमि निर्धारण, जबकि द्वितीय में शामिल है तार्किकता, अवैयक्तिकता, नियम निर्देशिता, तटस्थता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रतिबद्धता मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की विशेषता बिल्कुल नहीं है। अगला है, जब प्रशासन का कार्य नहीं बढ़ता है, जब प्रशासन का कार्य नहीं बढ़ता है उस स्थिति में भी उसका आकार बढ़ता जाता है। उपयुक्त अवधारणा के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? पार्किंसन का, जेनिंग्स का, माइटरवे का और हिंग्सलेथ का। तो इसका उत्तर हो जाएगा पार्किंसन का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नौकरशाही के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? नौकरशाही के संबंध में कौन सही है? पदसोपान एवं अनुशासन, राजकीय प्रतिबद्धता, विवेक का प्रयोग, निश्चित एवं सरकारी कार्यों में गुप्तता। तो कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनीतिक प्रतिबद्धता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नौकरशाही का लक्षण नहीं है? कौन नौकरशाही का लक्षण नहीं है? देखिए स्थायित्व, तटस्थता, अक्षमता और अनामतता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्षमता। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अक्षमता। देखिए स्थायित्व, तटस्थता तथा अनामतता नौकरशाही की विशेषता है, जबकि अक्षमता नौकरशाही का लक्षण नहीं है। अगला है, निम्न में से कौन नौकरशाही की विशेषता नहीं है? अगला फिर है कौन नहीं है, तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा अक्षमता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऐसा कौन सा देश है जहाँ लूट पद्धति के आधार पर लोक सेवा में भर्ती का लंबा इतिहास रहा है? ये भी रिपीट प्रश्न कई बार बताया भी गया है कि जो लूट पद्धति है इसके आधार पर लोक सेवा में लंबी भर्ती का इतिहास रहा है। कहाँ के? भारत में, अमेरिका में, फ्रांस में, चीन में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अमेरिका में। ऑप्शन बी। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक सेवा अर्थात सिविल सर्विसेज की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी? 1871 में। और 19वीं सदी में शुरुआती दौर में उच्च सरकारी पदों पर नियुक्तियां राष्ट्रपति की इच्छा तथा आज्ञा से होती थी तथा नियुक्ति नौकरशाहों को किसी भी समय सेवा मुक्त कर दिया जाता था। नौकरशाही की इस लूट प्रणाली को राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से उपयोग किया गया। इसी समस्या के समाधानार्थ पेंडलेटन सिविल सेवा सुधार अधिनियम 1883 तथा हैच अधिनियम 1939 से आया था इसमें सुधार करने के लिए। अगला है, नौकरशाह की नियुक्ति का आधार है। नौकरशाह की नियुक्ति का आधार है और अस्थायी आधार, विशेष कार्य की समाप्ति तक या दिन वेतन पर, दैनिक वेतन पर। बिल्कुल नहीं, जो नौकरशाही होते हैं वो अधिकारी होते हैं और उनको नियुक्ति क्या होती है? अस्थायी होती है। और अस्थायी बिल्कुल नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नौकरशाही की नियुक्ति का आधार अस्थायी आधार है। किसी बड़ी संस्था या सरकार के परिचालन के लिए निर्धारित की गई संरचनाओं एवं नियमों को समग्र रूप से नौकरशाही या अफसरशाही या ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। सख्त का विभाजन के एवं पदानुक्रम इसके मुख्य लक्षण होते हैं। अगला है, संथानम समिति की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई थी? केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो मार्च 1964 में, फरवरी 1964 में, जुलाई 1963 में, जुलाई 1965 में। देखिए 1965 तो बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। 64 दोनों में है, लेकिन ये फरवरी महीने में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारत का केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC जिसको बोला जाता है CVC, भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना फरवरी 1964 में संथानम समिति की रिपोर्ट के आधार पर की गई। संथानम समिति का गठन 1962 में किया गया था। संथानम समिति की स्थापना गठन 1962 में किया गया था। अगला, निम्न में से कौन सा कार्य नौकरशाही का नहीं है? निम्न में से कौन सा कार्य नौकरशाही का नहीं है? यहाँ पे कारण नहीं है। ये है कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करना,
अध्यादेशों की घोषणा करना, राष्ट्रीय बजट को बनाने में मदद करना और अंतर्राष्ट्रीय संधियों को तैयार करने में मदद करना। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अध्यादेशों की घोषणा करना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करना, राष्ट्रीय बजट को बनाने में मदद करना, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को तैयार करने में मदद करना, ये सभी नौकरशाही के अंतर्गत आने वाले कार्य हैं। जबकि अध्यादेशों की घोषणा करना, राष्ट्रपति के अध्यादेश प्रस्थापित करने की शक्ति अनुच्छेद 123 तथा राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 के अंतर्गत आता है। तो ये बिल्कुल नहीं है। अगला है, नौकरशाही है क्या है? ब्रिटेन की देन, मध्यवर्ती सामंतों की देन, प्राचीन रोम की देन, एक आधुनिक विकास। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक आधुनिक विकास, क्योंकि प्राचीन काल में इस तरीके से कोई नहीं था, मध्यकाल में भी नहीं था, ब्रिटेन की भी ये देन नहीं है। तो एक आधुनिक विकास हुआ, धीरे धीरे बीच वर्तमान में आधुनिक विकास हुआ है। नौकरशाही एक आधुनिक विकास का आयाम या व्यवस्था कहा जाता है। व्यापक दृष्टिकोण में नौकरशाही से एक ऐसी व्यवस्था का बोध होता है जहाँ कर्मचारियों को अनुभाग, प्रभाग, विभाग आदि श्रृंखला में विभक्त कर दिया जाता है। इसमें प्रशासकीय सत्ता का लक्ष्य व्यापक जनहित में होता है। अगला है, दिया प्रबंधक जो कुछ भी करता है निर्णयों के द्वारा ही करता है। प्रबंधक जो कुछ भी करता है निर्णयों के द्वारा ही करता है, यह कथन किसका है? पीटर ड्रकर, जेसी ग्लोवर, जॉर्ज टेरी, अर्नेस्ट डेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? पीटर ड्रकर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पीटर ड्रकर निर्णयन सिद्धांत के समर्थक हैं। निर्णयन के महत्व को परिभाषित करते हुए पीटर ड्रकर ने कहा था कि प्रबंधक जो कुछ भी करता है निर्णयों के द्वारा ही करता है। अगला है, इनमें से किसका नाम वैज्ञानिक प्रबंध के साथ जुड़ा हुआ है? देखिए, ये वैज्ञानिक प्रबंध के साथ कौन सा नाम जुड़ा हुआ है? साइमन ग्लोवो, विशफ साइक्लो, हेड्रिक गेलर और फेडरिक टेलर। तो सबको पता है फेडरिक टेलर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारत के जनगणना आयुक्त का कार्यालय संबंध होता है। भारत के जनगणना आयुक्त का कार्यालय संबंध होता है, किससे संबंध होता है? तो प्रधानमंत्री सचिवालय, लोकसभा सचिवालय से, गृह मंत्रालय से, वित्त मंत्रालय से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गृह मंत्रालय से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटलेवाद का इनमें से किसका संबंध है? ये है भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई से, वित्त विभाग की बजट तैयार करने की प्रक्रिया से, कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की पद्धति से, और डी है कर्मचारियों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने से। इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की पद्धति से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, लगभग 1917 में जॉन हेनरी विटले जो ये नाम है विटलेवाद, तो जॉन हेनरी विटले ने इंग्लैंड के उद्योगों में कर्मचारियों एवं प्रबंधकों के मध्य विवादों के समाधान हेतु अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में उन्होंने कुछ कर्मचारियों एवं प्रबंधकों को मिलाकर एक परिषद के निर्माण का सुझाव दिया था, जिसे विटले परिषद अर्थात विटले काउंसिल कहा जाता है। यह परिषद कर्मचारियों की समस्याओं एवं विवाद के कारण का समाधान करने का प्रयास करती है। इस मॉडल को कुछ अन्य देशों द्वारा भी अपनाया गया है। अगला प्रश्न है, और इस सेट का ये लास्ट प्रश्न है। देखिए, दिया है कि डिसीजन मेकिंग के संदर्भ में सेटिस्फाइसिंग का उल्लेख किसने किया था? सेटिस्फाइसिंग का उल्लेख किसने किया था? क्रिस ऑर्गरिस, बी है हर्बर्ट साइमन, फिर दिया है फ्रेड लुथांस, और डी है फ्रेड डब्ल्यू रिक्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्बर्ट साइमन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, डिसीजन मेकिंग के संदर्भ में सेटिस्फाइसिंग सिद्धांत का प्रयोग हर्बर्ट साइमन ने किया था। कौन किया था? हर्बर्ट साइमन ने ही किया था। सीमित तार्किकता के आधार पर साइमन तुष्टिकरण की अवधारणा विकसित करते हैं। चूँकि पूर्ण तर्कसंगतता असंभव है, इसलिए कार्यकारी एक अच्छे चयन से संतुष्ट होता है। ठीक है, तो आज के लिए मात्र इतना ही। इसके आगे को नए टॉपिक नए सीरीज को लेकर के आएंगे, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें,
और कमेंट भी कर दें। तो चलिए